इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसको आज भी उसकी तानाशाही के लिए याद किया जाता है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती थी, जिसके एक एक्शन ने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था। एक ऐसा नाम जिसके बाद कहीं किसी ने मनमानी की तो उसे तुरंत इसी नाम से बुलाया जाने लगा। और राष्ट्रवादी स्कूल का एक ऐसा स्टूडेंट जिसने न केवल जर्मनी बाकी सारे मुल्क के लोगों में अपने मुल्क और गुट के लिए गर्व और जोश की भावना पैदा कर दी। फांसीधारी विचारधारा का वो अड़ियल मिजाज नेता जिसने अपने जीते जी ये कभी नहीं सोचा था कि उसके जाने के बाद दुनिया भर के लोग उसे कुछ इस तरह से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा कपिल और रेस आईएएस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने कई बार राजनेताओं को एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए सुना होगा कि अब वो हिटलर बन चुका है या वो अपने यहाँ का हिटलर है। तो आज की इस वीडियो में हम अडोल्फ हिटलर की जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को जानेंगे कि क्यों हिटलर यहूदियों की जान लेने पर तुला रहता था। साथ ही जानेंगे कि मिडिल यूरोप का ये डिक्टेटर रूसियों से क्यों खार खाए हुए था। और बात करेंगे उस छोटे से किस्से की भी जिसमें हिटलर का जिक्र भारत के साथ भी होता है। बट आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हिटलर का निजी जीवन कैसा था। अडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा के पास बसे एक छोटे से नगर ब्रूनो एम इन में हुआ था। हिटलर एक मध्य वर्ग के परिवार से ही आता था क्योंकि उसके पिताजी एक कस्टम अधिकारी थे। हिटलर का अंदाज जिस तरह अग्रेसिव था, उसे देखकर लगता था कि उसमें कहीं ना कहीं उसके पिता की छवि दिख रही हो। उसके पिता अलोइस को भी कई जगह बहुत डोमिनेटिंग नेचर का बताया गया है। हालांकि बचपन में अडोल्फ हिटलर का नेचर अपने फादर से बिल्कुल अलग था। 1908 में अपनी मां क्लारा की मौत के बाद हिटलर अपने करियर के लिए वियना चला गया। उसका ड्रीम एक आर्टिस्ट बनने का था। वियना में उसने पेंटिंग्स की लाइन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। वो पैसे कमाने के लिए अपने हाथों से बनी पेंटिंग्स बेचता था। उसने अपनी पेंटिंग्स में ज़्यादातर या तो ऑस्ट्रिया की आधिकारिक बिल्डिंग्स या फिर कुदरत को दिखाया। विंटर क्लॉक टावर, वियना स्टेट ओपेरा हाउस जैसी कुछ पेंटिंग्स हिटलर ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। 1908 से 1913 तक वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहा, लेकिन ये 5 साल हिटलर की जिंदगी की दिशा डिसाइड करने वाला असली समय था। ये वही दौर था जब उसके जहन में यहूदियों के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत भर दी गई कि आगे चलकर वो दुनिया का सबसे क्रूअल डिक्टेटर बन गया। दूसरे दशक के ये शुरुआती साल यूरोप के लिए भी काफ़ी नाजुक थे क्योंकि यही वो दौर था जब पहले महायुद्ध की स्टोरी लिखी जा रही थी। यूरोप के लगभग सभी देश गुप्त संधियों में लिप्त थे और युवाओं के अंदर भी राष्ट्रवाद का जहर घोला जा रहा था। जर्मनी के युवा भी इससे अछूते नहीं थे। इधर हिटलर अपने आर्टिस्ट करियर में ऑलमोस्ट फेल हो चुका था और अब सेना में अपना कंट्रीब्यूशन देकर जर्मनी के लिए अपनी वफादारी को जीना चाहता था। इस मोटिव से वो 1913 में वियना छोड़कर जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचा। म्यूनिख उस वक्त बवेरिया साम्राज्य में आता था। हिटलर ने बवेरिया के राजा लुडविग तृतीय से अर्जी लगाई कि वो उसे अपनी सेना में वॉलंटियरली सर्व करने की अपॉर्चुनिटी दी। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बिगुल फूंक दिया गया था, लिहाजा जर्मन सेना की तरफ से हिटलर को इस युद्ध में शामिल होने का मौका मिला। हिटलर की पोस्टिंग बेल्जियम में की गई। इसके बाद फ्रांस में भी उसने लांस कॉर्पोरल की रैंक पर रहते हुए एक मिलिट्री यूनिट की कमान संभाली। फ्रांस में सोमे की लड़ाई में जर्मनी की सेना ने ही मित्र देशों का बोल्डली सामना किया था। सोमे की लड़ाई इतिहास में सबसे हॉरिफिक वॉर्स में गिनी जाती है। इस लड़ाई में भले ही जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मित्र देशों को भी इस युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ था। सोमे रिवर के पास 1916 में लड़ी गई इस वॉर में 10 लाख से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। हिटलर भी इस जंग में मरते मरते बचा और उसकी ब्रेवरी के लिए उसे काफ़ी मेडल से भी नवाजा गया। 1918 में बेल्जियम में फिर से हिटलर ही मित्र देशों का सामना कर रहा था। इस मोर्चे पर ब्रिटिश सेना की तरफ से एक मस्टर्ड गैस अटैक किया गया।
गैस अटैक स्किन और आइस के लिए काफी डेंजरस था। यही रीजन था कि हिटलर समेत सभी जर्मन सोल्जर्स को गैस मास्क पहनने की सलाह दी गई थी। यहीं से हिटलर की जिंदगी से जुड़ी एक रोचक कहानी निकलकर सामने आती है। आपने जब भी हिटलर की कोई तस्वीर देखी होगी तो उसकी मुस्टैच पर जरूर ध्यान गया होगा। हिटलर की मूछें इतनी फेमस हुई कि लोगों ने इसे स्टाइल बना दिया और खुद उस स्टाइल को रखने लगे। कुछ लोग मानते थे कि उस वक्त के जाने माने कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के जरिए ब्रिटिश सेना को चैलेंज करने के लिए हिटलर ने कुछ इस तरीके से मूछें रखी। हकीकत यह है कि बेल्जियम के एप्रा में जर्मनी और ब्रिटिश सेना का आमना सामना हुआ तो ब्रिटिश सेना ने गैस अटैक किया था, जिसका जिक्र हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया। जर्मनी ने इसी अटैक से बचने के लिए हिटलर को अपनी मूछों को काटने की सलाह दी ताकि गैस मास्क उसके मुंह पर फिट हो सके। 1916 और 1918 में हुई दोनों लड़ाइयों और दूसरे मोर्चों पर जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मुंह की ही खानी पड़ी। हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस हार ने हिटलर और जर्मनी के रसूख को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। हार के बाद हिटलर तिलमिलाया हुआ था, लेकिन उसने लोगों में और सेना के जवानों में जोश भरना कम नहीं किया। उसकी स्पीचेस जोश से भरी रहती थीं। हिटलर ने कहा, इफ यू विन यू नीड नॉट एक्सप्लेन, इफ यू लूज यू शुड नॉट बी देयर टू एक्सप्लेन। यानी इशारा सीधा था, जीतो तभी जिंदा रहो। जर्मनी को फिर से उठाने और मित्र देशों से बदला लेने के लिए हिटलर ने लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया। यहीं से हाइट्स तक पहुंचने के लिए हिटलर ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। हार के बाद 1918 में हिटलर म्यूनिख लौटा। लोगों को अलाइड कंट्रीज के खिलाफ एक करने के लिए वो जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से दल में शामिल हो गया। जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन 1919 में एंटन ड्रेक्सलर ने किया था। ये पार्टी पहले से ही कामकाजी मिडिल क्लास लोगों के हित में काम कर रही थी और आम लोगों में राष्ट्रवाद जगाने का काम चल रहा था। इस पार्टी के अंदर काम करते करते हिटलर का कद धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसी वजह से कुछ वक्त के बाद उसने सेना से रिजाइन कर दिया। 1920 में पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया गया। नेशनल और सोशलिस्ट वर्ड्स इसलिए जोड़े गए ताकि देश के बड़े और मध्यम तबके को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सके। स्वास्तिक को इस पार्टी का सिंबल बना दिया गया। ये वही स्वास्तिक सिंबल है जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन रिलीजन से जोड़कर देखा जाता है। पार्टी में अपने ओहदे को और आगे ले जाने और नाजीवाद को बढ़ावा देने के लिए 1920 में ही हिटलर ने 20 सूत्रीय प्रोग्राम प्रेजेंट किया था। इसी प्रोग्राम को बाद में पार्टी का आधार बना दिया गया। इस प्रोग्राम में जिस तरीके की बातें शामिल की गई थी उसकी वजह से उसे वर्साई की संधि का बहिष्कार कहा जाने लगा। हिटलर को उसके स्पीचेस में जनता ने जिस तरीके का रिस्पांस मिलता था उससे वो समझ चुका था कि अब वक्त आ चुका है कि वो जर्मनी पर शासन करे। नाजी पार्टी इतनी स्ट्रांग बन चुकी थी कि इसके पास अपनी पैरामिलिट्री फोर्स थी। इस फोर्स को स्टर्ममेटलन कहा जाता था। इसका मतलब होता है स्टॉर्म ट्रूपर्स। इस फोर्स में मेजरली वो लोग शामिल थे जो या तो अनएम्प्लॉयड थे या फिर तत्कालीन गवर्नमेंट से परेशान थे या फिर वो लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मुंह की खाए हुए थे। 1923 आते आते तक इस नाजी पार्टी की अपनी फोर्स में 15,000 से अधिक विद्रोही शामिल हो चुके थे। इनके पास मॉडर्न वेपन्स का अपना स्टॉक था। इस दौरान हिटलर का नाजी दल एक राजनीतिक दल न होकर एक विद्रोही गुट की तरह दिखने लगा था। दरअसल हिटलर को भी यही लगने लगा था कि अब यही सही मौका है जब खुद गवर्नमेंट के खिलाफ लोग एकजुट हैं तो क्यों ना तख्ता पलट कर दिया जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हीरो रहे जनरल एरिच लुंडॉर्फ के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि अपने हथियार बंद सोल्जर्स के साथ क्यों ना स्थानीय बवेरिया सरकार को गिरा दिया जाए। दोनों ने मिलकर तख्ता पलट करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस पूरी घटना को हिस्ट्री में हम बियर हॉल पुच या म्यूनिख पुच के नाम से जाना जाता है। इस तख्ता पलट की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। इससे न केवल हिटलर की पार्टी को नुकसान हुआ बल्कि हिटलर को 5 साल की पनिशमेंट भी दे दी गई।
लेकिन हिटलर का राजनीतिक रसूख इतना बढ़ चुका था कि उसने सिर्फ 9 महीने ही बंदी के तौर पर काटे। इन 9 महीनों में भी वो शांत नहीं रहा। जेल में रहते हुए ही उसने एक बुक लिखी। हिटलर की इस पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी का नाम है मीन कैम्प, यानी कि मेरा संघर्ष। हालांकि यह इस बुक का पहला अंश ही था जिसे 1925 में पहली बार पब्लिश किया गया। कहते हैं चैंपियंस वो होते हैं जो आपदा को अवसर में बदल देते हैं। हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही किया। हिटलर जानता था कि जेल की पनिशमेंट उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तख्ता पलट की कोशिश के बाद हिटलर उन सभी लोगों के लिए हीरो बन चुका था जो गवर्नमेंट से परेशान थे। हिटलर के पास जर्मन्स का मोरल और इमोशनल सपोर्ट था। उसने जेल में लिखी अपनी किताब में नाजियों को सर्वोपरि मानने और यहूदियों को दुश्मन मानने जैसी बातें लिखी। उसने सीधे सीधे लिखा कि यहूदी जैसी अशुद्ध नस्ल को बाहर फेंकने का वक्त आ गया है। उसने ईस्ट में जर्मनी का विस्तार का प्रस्ताव रखा, जिसमें शामिल देश थे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। हिटलर की लिखी किताब मीन कैम्प को पढ़ने के बाद न केवल जर्मनी बल्कि दुनिया भर में उसके चर्चे होने लगे। 1925 में मेंबर्स की संख्या बढ़कर 25,000 हो चुकी थी और 1929 आते आते ये करीब करीब 2 लाख हो गया। वक्त भी मानो नाजियों का साथ दे रहा था। हिटलर के बढ़ते कद का प्रभाव आम चुनावों में साबित हो गया। जहां 1928 में नाजी पार्टी को सिर्फ 80,000 वोट मिले थे, वहीं 1932 में हिटलर की उसी नाजी पार्टी को 1,40,00,000 वोट मिले। अपने 13 साल के करियर में हिटलर के ऊपर सत्ता का बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि उसने एक के बाद एक बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिया। फिर वो चाहे द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स की घटना हो या फिर द हॉलोकॉस्ट की हिस्टोरिकल इंसिडेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी हिटलर के अड़ियलपन की वजह से ही हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी हिटलर पार्ट 2 में। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू इट। थैंक यू सो मच।